हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में आपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी जब उसकी प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ जो है वो पूर्णतया भरा हुआ हो और साथ ही साथ जो है वो आंशिकतः भरा हुआ हो। तो उनके लिए हमने धारिता जो है ज्ञात की थी और ये हमें पता लगा कि पैरावैद्युत पदार्थ चाहे पूर्णतया आंशिकतः भरा हो, धारिता बढ़ती ही है। लेकिन अब हम उसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल करने जा रहे हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि इसकी प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाइयों के भिन्न भिन्न पैरावैद्युत पदार्थ भरे हुए हों। ठीक है, तो अब आप हेडिंग जो है वो डाल सकते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना जबकि प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाइयों के भिन्न भिन्न पैरावैद्युत पदार्थ भरे हों। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल है, विभिन्न मोटाइयों के भिन्न भिन्न पैरावैद्युत पदार्थ भरे हों। तो कैसे करेंगे ये आर्टिकल, देखिए उसी तरीके से पैटर्न तो वही होगा। ये आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि प्लेटों की जो बीच की दूरी है हमारे पास में वो प्लेटों की जो दूरी है वो d है और इन प्लेटों के बीच में अलग अलग मोटाइयों की, ये हमारे पास में जैसे T1 मोटाई का, ऐसे ही अगले वाला T2 मोटाई का, डैश डैश चलते ही जाएं, अलग अगले वाला जो है वो Tn मोटाई का। ये कुछ पैरावैद्युत पदार्थ हो गई, T1 T2 Tn। इसका जो पैरावैद्युतांक है वो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 और एप्सिलॉन Rn। एप्सिलॉन Rn, ये हमारे पास में जो है वो पैरावैद्युत पदार्थ अलग अलग भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो है वो प्लेट आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल वो कैपिटल A है। तो जब हम ये कहें कि पैरावैद्युत पदार्थ नहीं रखें तो उसकी अनुपस्थिति में जो धारिता होती है वो धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है। तो यहां पहले हम भूमिका लिख लेते हैं। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं प्लेटों के मध्य दूरी D है। इन प्लेटों के मध्य
इन प्लेटों के मध्य T1, T2 डैश डैश Tn मोटाइयों के पैरावैद्युत पदार्थ क्रमशः पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 डैश डैश एप्सिलॉन Rn पैरावैद्युत पदार्थ क्रमशः पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन Rn भरे गए हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है हमें क्या गिवन है वो चीजें हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि पैरावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में धारिता, पैरावैद्युत पदार्थ की अनुपस्थिति में धारिता कैसे लिखते आए हैं? C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। ये समीकरण नंबर 1 हो गई आपके पास। ठीक है, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, लेकिन पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता Cm बराबर Q बटे में Vm, ऐसा ही हम पहले लिखते थे। ये समीकरण नंबर ये आपके पास में आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, लेकिन अब यहां से हमारे पास में Vm की जो वैल्यू आएगी, तो Vm की वैल्यू क्या लिखें? लेकिन Vm क्या है? प्लेटों के मध्य विभवांतर, ठीक। Q आवेश का परिमाण, Vm प्लेटों के मध्य विभवांतर, Q आवेश का परिमाण। ठीक है, तो फिर आगे की बात क्या आती है हमारे पास में? वो आती है कि Vm कैसे निकाल। अब Vm निकालने के लिए फार्मूला था हमारे पास में विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी, अब यहां आपके पास आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, ठीक, डिस्टेंस D है। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो विद्युत विभवांतर जो है वो खाली जगह में मैं T1 प्लस T2 प्लस Tn जोड़ दूं और उसको मैं D में से घटा दूं, तो वो खाली या रिक्त स्थान आ जाएगा, और उसको मैं E से गुणा कर दूं तो वो विभवांतर हमारे पास में इस रिक्त स्थान का, और बाकी ये जो हमारे पास में T1 प्लस T2 जो है ये मोटाइयों के लिए जो है विभवांतर, इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो फिर इसके लिए हम क्या करें वो देखिएगा। तो फिर Vm बराबर आपके पास आ गया E इंटू में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn। ये जो आया आपके पास
ये विभवांतर तो रिक्त स्थान का हुआ, लेकिन माध्यम की यदि बात की जाए तो फिर माध्यम के लिए जो होगा हमारे पास वो हम कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं प्लस T1 अपोन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपोन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपोन में एप्सिलॉन Rn। ठीक, ये जो है हमारे पास में बन गया विभवांतर। तो फिर ये E जो है वो सब में कॉमन है। तो पिछले वाले केस में आपके पास में क्या था? पिछले वाले केस के अंदर जो है वो यहाँ T अपोन एप्सिलॉन R था एक पैरावैद्युत पदार्थ के लिए, लेकिन अब हमारे पास में n पैरावैद्युत पदार्थ बने हुए हैं, तो इसलिए T बटे एप्सिलॉन R की जगह T1 अपोन एप्सिलॉन R1, T2 अपोन एप्सिलॉन R2, इसी तरीके से ये बात चलती चली जाएगी। ठीक, तो फिर यहाँ जो है हम पिछले वाले से मैच करवा सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूं कि केवल एक ही था तब तो इन सब की जगह मोटाई हमारे पास में केवल T थी, तो D माइनस टी किया था। आप पिछले वाले आर्टिकल को देख सकते हैं, केवल एक ही T था तो T बटे में एप्सिलॉन R किया था, पिछले वाला आर्टिकल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ n पदार्थ भरे हुए हैं तो हमें इस प्रकार से लिखना होगा। ये मैंने पहले वाले की संगतता करते हुए लिखा है। ठीक है, तो फिर अब हम Vm बराबर E की वैल्यू क्या लिख दी जाए? E की वैल्यू सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट, ये आरोपित विद्युत क्षेत्र है, E आरोपित विद्युत क्षेत्र है, तो सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नोट क्या रह जाएगा? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, और प्लस में ये आ जाएगा T1 अपोन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपोन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपोन में एप्सिलॉन Rn, Tn अपोन में एप्सिलॉन Rn। ठीक है, इस तरीके से हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? हमने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किसकी जगह? E की जगह। लेकिन एक बार फिर से सिग्मा की जगह हम Q अपॉन A लिख सकते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, यहां मैं लिखने जा रहा हूं, देखिएगा। तो Vm बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा की जगह Q अपॉन में A एरिया एप्सिलॉन नोट और D माइनस T, T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn और प्लस T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये वाली बात मैंने यहाँ सिग्मा की जगह Q अपॉन E, ऐसा हम पहले भी करते आ रहे हैं। E का मान रख रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा का मान हम रख रहे हैं Q अपॉन E, तो आप उस स्टेप के आगे नोट कर सकते हैं जैसे कि पहले वाले में किए। अब इसे मैं नंबर दे देता हूं 3। अब इस समीकरण 3 का मान उठाकर के इसमें रख दिया जाए 2 में, तो 2 व 3 से देखते थे क्या रिजल्ट आता है। Cm बराबर Q अपोन में A एप्सिलॉन नोट बटे में लेके जाएंगे तो ऊपर चला गया एप्सिलॉन नोट A, ठीक है, और अपॉन में ये टर्म ऐसे कैसे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास में आ गई स्टेप ये, लेकिन Q से Q तो क्या हो गए यहाँ पर कैंसिल, तो फिर Cm की वैल्यू क्या लिखी जाए? Cm बराबर एप्सिलॉन नोट A और अपोन में D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn
प्लस में T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ठीक है, इसे मैं समीकरण नंबर 4 कह देता हूं। अब हम इसको कंपैरिजन में भी ला सकते हैं पहले वाले के साथ में। कैसे? यदि मैं यहां पर d कॉमन ले लूं तो d कॉमन लेने पर ये बटे में चला जाएगा d, यहां भी T1, यहां भी d जो है वो 1 अपॉन में आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट a की जगह हम अपॉन d की जगह क्या पुट कर सकते हैं? c पुट कर सकते हैं। तो आप समीकरण 4 तक जो है वो नोट कीजिए, मैं अगले वाली स्टेप पर आता हूं। तो देखिए क्या है, यहां से हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। Cm इक्वल, यहां d कॉमन निकल गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d, और d कॉमन आते ही ये 1, तो 1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में d हो गया, प्लस 1 बाई डी यहां भी कॉमन आ गया, और ये चीज रह गई कितनी? T1 अपॉन एप्सिलॉन R1, T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ठीक है, लेकिन Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn ये Cm की वैल्यू, लेकिन एप्सिलॉन a अपॉन में d ये किसके बराबर है? c के। तो समीकरण एक से Cm बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं? इसकी जगह मैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की जगह c लिख दूं, तो c अपॉन में 1 माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में d, प्लस में 1 बाई डी T1 अपॉन D1 प्लस T2 अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डैश डैश Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये हमारे पास में जो है वो फाइनल रिजल्ट आ गया, इसे मैं समीकरण नंबर 5 कह देता हूं। तो फिर यहां आप देख सकते हो कि विभिन्न मोटाइयों के लिए धारिता का मान यह है, लेकिन रिजल्ट भी यहां भी वही निकलेगा कि Cm की वैल्यू ग्रेटर देन किससे है? C से। धारिता बढ़ती ही है, लेकिन इससे आप एक सिंगल पैराविद्युत पदार्थ पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? समीकरण 4 पे ध्यान दीजिए। यदि एक ही टी मोटाई का पैराविद्युत पदार्थ होता तो यहां पर हम क्या लिखते? टी लिखते, तो वही फार्मूला बन जाता एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी, और केवल एक ही होता तो t अपॉन एप्सिलॉन r ही आता। इसका मतलब आंशिक तय वाले भी हम जा सकते हैं, तो फिर इस फार्मूले से आंशिक तय वाला बनाया जा सकता है। तो ये जो आपके पास आर्टिकल है, ये विभिन्न मोटाइयों के पैराविद्युत पदार्थ रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे बताता है। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, और अब हम आगे जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लेते हैं 4.9, एग्जाम्पल है 4.9। उदाहरण 4.9 क्या कहता है देखिए, इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम्पल 4.9, देखिए इस उदाहरण में दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल
संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन इसको आप SI मात्रक में लेके जाओगे तो 100 गुणा में 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर लिखोगे। तो आप देख सकते हैं ये चीज मैंने SI में लिखी है, 100 वर्ग सेंटीमीटर क्या लिखा है, 100 गुणा 10 की घात -4 वर्ग मीटर। ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है। अब इसमें कहा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी 1 mm है। तो प्लेटों की मध्य दूरी D का मान 1 mm, और 1 mm से मतलब है 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर। ठीक, दो चीजें। तीसरी बात पर हम आते हैं कि संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। तो फिर स्रोत की वोल्टता, संयोजित स्रोत की वोल्टता V बराबर 120 वोल्ट। तो फिर इसके ऊपर जो आवेश आता है वो आवेश की मात्रा 0.12 माइक्रोकूलम आती है। तो आवेश, संचित आवेश 0.12 माइक्रोकूलम, मतलब 0.12 गुणा 10 की घात -6 कूलम। सही हमने मात्रक जो है वो कर लिए। पूछा क्या गया है, प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का पैरावैद्युतांक क्या होगा। तो पदार्थ का पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन r आपको निकालना। ठीक है, इसका मतलब कैसे निकालें हम पैरावैद्युतांक। तो हम जानते हैं कि धारिता जो होती है किसमें, माध्यम की उपस्थिति में, उसका फार्मूला क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन Cm बराबर, ये आर्टिकल हमारे पास में आया हुआ था, क्या आया हुआ था देखेंगे, Cm बराबर आवेश बटे में Q बटे में Vm, Q बटे में Vm था कि नहीं था ये फॉर्मूला। और Q बटे में जो Vm था उसी को हमने लिखा था एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अज्यूम कीजिए आप ये बात इस तरीके से था कि नहीं था, क्योंकि फिर हमने Vm की वैल्यू लिख करके लास्ट में Cm का मान ऐसे निकाला था। तो ये पैरावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तब धारिता हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इस फार्मूले का एडजस्टमेंट सिर्फ इस तरीके से ही कर लें, इतने का ही, क्योंकि आपको चाहिए एप्सिलॉन r। तो फिर एप्सिलॉन r आप निकालेंगे तो एप्सिलॉन r इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए Q इंटू में D और अपॉन में Vm को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एप्सिलॉन नॉट A से, तो Vm एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो फिर ये चीज आपके पास में एप्सिलॉन r के बराबर रह गई। तो एप्सिलॉन r के लिए अब ये Q D Vm और एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें सभी अवेलेबल हैं कि नहीं है, ये तो कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, और बाकी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। तो फिर मैं यहां से लिख सकता हूं कि एप्सिलॉन r का मान आया, तो फिर Q का मान बोलिए 0.12 गुणा 10 की घात -6, गुणा में दूरी कितनी है 1 गुणा 10 की घात -3, बटे में Vm का मान कितना है 120 वोल्ट, इंटू में एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इंटू में एरिया दे रखा है 100 गुणा 10 की घात -4। सारे SI मात्रक हैं लेकिन एप्सिलॉन r मात्रकहीन होता है, तो फिर मात्रक इसके आएगा नहीं। तो फिर क्या किया जाए, यहां से जो है हम फैसला कर लें, पहले 100 का 100 की पावर 10 की पावर का फैसला कर लें। ये 0.12 है तो यहां मैं 10 की पावर 2 और कर दूं, ठीक है, या 100 कर दूं। अब यहां से हम ये देखेंगे कि डेसिमल तो हट गया, तो फिर ये 12 120 10 आ गई। तो फिर क्या बचा, एप्सिलॉन r बराबर ऊपर 10 की पावर -6 इंटू 10⁻⁻3,
10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻³ और नीचे कितना रह गया, ये 10⁻⁻12 जाएगा तो ऊपर 10⁻12 प्लस 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4 प्लस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आ गई हमारे पास में कितनी कि जो है 2 पावर ये रह गई 10 की और 1 ये रह गई, 2 ये रह गई और 1 ये रह गई, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 नीचे ऊपर जाएंगी तो माइनस की, तो इनटू में 10⁻⁻5। तो एक बार फिर से हम इस चीज को रिपीट कर लेते हैं। 10⁻⁻6 एज इट इज, 10⁻⁻3 ऊपर ही था एज इट इज, ये रकम ऊपर गई 12 प्लस की बन गई, ये रकम ऊपर गई 10⁻4 बन गई, और ये रकम 2 और 2 4 और 1 5 10⁻5 ऊपर जाएगी तो माइनस की बन गई, और बटे में रह गया आपके पास में 8.854 या 85। ठीक है, लेकिन जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फिर गुणा भाग करने पर ये हमारे पास में 11.3 आएगा, एप्सिलॉन आर बराबर 11.3। तो फिर ये जो है आप इसको सॉल्यूशन में ले सकते हैं, ये मात्रकहीन है, और इस तरीके से हम पैरावैद्युत पदार्थ की जो है वो धारिता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब आप नोट कर लीजिएगा। तो इसे नोट करो, और अब हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.10। कितनी है? 4.10। तो देखिएगा कितनी है उसमें। क्या कहता है अगला प्रॉब्लम? देखें, उदाहरण 4.10, एग्जाम्पल 4.10। इस उदाहरण में दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेट का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। तो फिर क्या क्या है, देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल ए बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे क्या कहा गया है? प्लेटों के मध्य दूरी 0.01 मीटर, प्लेटों के मध्य दूरी d बराबर 0.01 मीटर। नेक्स्ट, आगे क्या दे रखा है? प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट प्लेट। तो प्लेटों की जो पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई, पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई, ये मोटाई कितनी है? T बराबर कितने mm? ये दे रखी है 6 mm, लेकिन 6 mm को मीटर में कन्वर्ट करो, 6 × 10⁻³ मीटर। ठीक। पूछा क्या है? पूछा है इसमें कि पैरावैद्युतांक जो है वो आपके पास में एप्सिलॉन आर, पैरावैद्युतांक है 3, तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू 3। पूछिए कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी? धारिता C का मान आपको निकालना है। तो यहां से मैं आपको हिंट्स देता हूं। देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं वो मैंने यहां पर लिख दी हैं, लेकिन फार्मूला क्या लगेगा? देखिए, सॉल्यूशन C माध्यम की उपस्थिति में हम Cm बराबर कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस T प्लस में T अपॉन में एप्सिलॉन R। ये आपके पास में जो है वो फॉर्मूला है जब पांशिक है
जो है वो भरा हुआ हो। अब सभी चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं। सी एम बराबर एप्सिलॉन नोट 8.85 गुणा 10 की घात -12 और ए का मान कितना मौजूद है 2 गुणा 10 की घात -2 बटे में डी का मान कितना है, डी का मान है 0.01 माइनस टी का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात -3 प्लस टी का मान कितना है 6 गुणा 10 की घात -3 बटे में एप्सिलॉन आर का मान कितना है 3 से कट गया 3 दूनी 6। तो अब 6 में से ये 2 घटा दो क्योंकि यहाँ 2 गुणा 10 की घात -3 है। तो सी एम बराबर 8.85 गुणा 10 की घात -12 गुणा में 2 गुणा 10 की घात -2 और बटे में 0.01 और माइनस में 6 में से 2 गया तो 4 गुणा 10 की घात -3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट है लगा दीजिए 4 बटे में 1000 करके। लेकिन इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो वो सॉल्यूशन जो है 29.5 गुणा 29.5 गुणा 10 की घात माइनस फैरड आएगा, जिसको आप पिको में लिख सकते हो 29.5 पिको फैरड। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए इसको और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके पास में जो एग्जाम्पल हो गए, बाकी का काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।